नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज अमेरिका ने अपनी ताकतवर परमाणु पनडुब्बी ईरान सीमा के पास पहुंचा दी, जिससे जंग का खतरा मंडराने लगा। लेबनान के बाद इजरायल ने सीरिया की सेना के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से बौखलाए चीन ने ड्रिल के बहाने ताइवान को ललकारा और अमृतपाल सिंह के सबसे बड़े राजदार पप्पलप्रीत सिंह को पंजाब के होशियारपुर से पुलिस ने धर दबोचा। ब्रेकिंग न्यूज है ईरान और अमेरिका के तनाव पर। खबर है कि ईरान और अमेरिका अब एक बहुत बड़ी जंग के मुहाने पर दिख रहे हैं। कभी भी किसी भी पल दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका खुद ही जंग भड़काने में लगा है और आग में घी डालने का काम कर रहा है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऊपर से अमेरिका के तेवर भी नरम नहीं है। अमेरिका ने अपनी ताकतवर सबमरीन यूएसएस फ्लोरिडा को बिल्कुल ईरान की सीमा के पास पहुंचा दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि जंग की तैयारी दोनों तरफ से हो चुकी है। इसलिए किसी भी वक्त ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ सकती है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका खुद ही जंग भड़काने में लगा है और ईरान उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों के बीच एक खींचतान तब शुरू हुई जब अमेरिका की नौसेना ने बड़ा ऐलान किया। अमेरिका की नौसेना ने बताया कि उसकी बेहद ताकतवर सबमरीन यूएसएस फ्लोरिडा को वो ईरान की सीमा के पास तैनात करने वाली है। ये सबमरीन पश्चिम एशिया में ईरान की सीमा के पास पहुंच भी चुकी है। यूएसएस फ्लोरिडा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इस सबमरीन से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर किसी भी दुश्मन का दम निकाला जा सकता है। अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइलों में एक टोमाहॉक मिसाइल को यूएसएस फ्लोरिडा पर लगाया जाता है और एक साथ 154 टोमाहॉक मिसाइलें इस सबमरीन पर तैनात की जा सकती हैं। इसीलिए अमेरिका का यह कदम आग में घी डालने वाला साबित हुआ। आमतौर पर अमेरिकी सेना कभी अपनी किसी सबमरीन की लोकेशन नहीं बताती, लेकिन इस बार अमेरिकी नौसेना ने ही यह बताया कि पश्चिम एशिया में यूएसएस फ्लोरिडा को भेज दिया गया है, जिससे यह साफ हो गया कि अमेरिका की मंशा सिर्फ पश्चिम एशिया में शांति कायम करना नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से माहौल बेहद तनावपूर्ण है। आशंका पहले से जताई जा रही थी कि दोनों मुल्क तेजी से जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका और ईरान में जंग बिल्कुल सिर पर दिखने लगी है। पिछले महीने ही सीरिया में एक अमेरिकी कंपनी के अधिकारियों पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया था। फिर बदला लेने के लिए अमेरिका ने भी हवाई हमले किए। अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले कुछ विद्रोहियों के एक गुट का अंत कर दिया, लेकिन अब लग रहा है कि जंग सीरिया में नहीं बल्कि ये जंग ईरान में ही होगी, जिसके लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि इजरायल भी पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ईरान की सीमा के पास समुद्र में हमले बढ़े हैं। ये हमले तेल के टैंकरों पर और इजरायल से जुड़े जहाजों पर हो रहे हैं, जिनकी वजह से अमेरिका को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि ईरान की सीमा के पास समुद्र में इस तरह के हमले सालों से होते रहे हैं। इजरायल और ईरान के इस तनाव को काबू करने के लिए जंग छिड़ने की नौबत पहले कभी नहीं आई। माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका बेहद कमजोर हो चुका है। खासतौर पर ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती ने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी। अब पश्चिम एशिया में केवल एक ही देश बचा है जो अमेरिका के दोस्तों में गिना जा सकता है, वो है इजरायल। अमेरिका को डर है कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। इसीलिए ईरान से मिल रही चुनौती का जवाब देने के लिए अमेरिका ने पूरी तरह तैयारी कर ली। इस जंग के जरिए अमेरिका की कोशिश ईरान को सबक सिखाने की भी होगी और बाकी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की भी होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जंग अगर छिड़ी तो वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। पिछले 6 महीने में ईरान ने कूटनीति के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। यूक्रेन जंग में ड्रोन की सप्लाई कर ईरान ने रूस का भरोसा जीत लिया। अमेरिका से तो उसका 36 का आंकड़ा पहले से था, लेकिन रूस से दोस्ती ने उसकी ताकत बढ़ा दी। ऊपर से चीन से उसकी नजदीकियां भी दुनिया के सामने आ गईं, खासतौर पर तब जब वो चीन के कहने पर सऊदी अरब से दोस्ती करने को तैयार हो गया। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर जंग हुई तो ईरान के साथ रूस और चीन भी खड़े होंगे। ऊपर से उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का साथ मिलना भी कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी। यानी जंग की शुरुआत करना तो अमेरिका के लिए आसान होगा, लेकिन जंग को खत्म करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि यह जंग पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट सकती है, जिसका सीधा मतलब है तीसरे विश्व युद्ध की आहट। यानी ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ते ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इसमें अमेरिका के साथ यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया खड़े हो सकते हैं, जबकि ईरान को चीन, रूस और उत्तर कोरिया का साथ मिल सकता है। यह लड़ाई दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी जंग बन सकती है। ऐसी जंग जिसमें हर तरफ तबाही मच जाए। इतनी सारी परमाणु ताकतें अगर भिड़ गईं तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। मतलब यह कि यूक्रेन में चल रही जंग तो तबाही का सिर्फ ट्रेलर है। अगर ईरान और अमेरिका में जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया सर्वनाश की गवाह बन सकती है। उधर उत्तर में मौजूद अपने पड़ोसी लेबनान पर हमला करने के बाद इजरायल ने अपने दूसरे पड़ोसी सीरिया की सेना के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। यहां भी इजरायल ने लेबनान की तरह पहले सीरिया के उस पर हमला करने का दावा किया और फिर इजरायल ने खुद पर हुए हमले का बदला ले डाला।
जिसके लिए इजराइल ने तोपों से लेकर ड्रोन और अपने लड़ाकू विमान सीरिया के पीछे छोड़ दिए और सीरिया की सेना के अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इजराइल ने दावा किया कि हमलों की शुरुआत सीरिया ने की। सीरिया ने उस पर 6 रॉकेट छोड़े, इसलिए इजराइल के ड्रोन ने उन लॉन्चरों को ही तबाह कर दिया जिनसे इजराइल पर अटैक हुआ था। इजराइल का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। इसके बाद उसने सीरिया के एक मिलिट्री कंपाउंड, रेडार सिस्टम और तोपों को बर्बाद कर दिया। हालांकि हमलों की जिम्मेदारी फिलिस्तीन के एक चरमपंथी संगठन ने ले ली जो सीरिया से ऑपरेट करता है और वो सीरिया की सरकार का वफादार भी है। इसलिए इजराइल ने कहा कि उस पर सीरिया की जमीन से हुए हर हमले का वो सीरिया की सरकार और सेना से बदला लेगा। इसलिए इजराइल ने अपनी फौज को काम पर लगा दिया और सीरिया की सेना के अड्डों पर टूट पड़ा। रॉकेट दागने वाले सीरिया के फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन ने बयान जारी कर कहा कि उसने इजराइल से रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में हुई रेड का हिसाब बराबर कर लिया। पिछले हफ्ते इजराइल की पुलिस लगातार 2 रात यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में घुसी थी। उसने वहां नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों से मारपीट की थी और उन्हें मस्जिद से निकाल दिया था, जिसके बाद से मुस्लिम देश इजराइल पर आग बबूला हैं। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने तो उसी दिन गाजा पट्टी से इजराइल पर जवाबी वार कर दिया था। फिर लेबनान की तरफ से इजराइल पर रॉकेट गिरे और अब सीरिया से इजराइल पर रॉकेट चले। इजराइल और सीरिया पड़ोसी हैं। इजराइल के उत्तर पूर्व में सीरिया है। बताया गया कि सीरिया से जो रॉकेट चले वो इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में जाकर गिरे। गोलान हाइट्स इजराइल और सीरिया के बीच 1200 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका है जो वैसे तो सीरिया का हिस्सा है, लेकिन 1967 की जंग जीतने के बाद इजराइल ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। ऐसे में गोलान हाइट्स में हुए हमले पर इजराइल भड़क गया और उसने सीरिया पर वार कर दिया। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट छापी कि ईरान इजराइल से बहुत बड़ा बदला लेने का प्लान बना रहा है। पिछले महीने ईरान ने सीरिया में इजराइल की एयर स्ट्राइक में अपने 2 मिलिट्री एडवाइजरों के मारे जाने का दावा किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि इजराइल से अपने उन्हीं सैन्य अफसरों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान उस पर हमला करने की फिराक में। लेकिन ईरान सीधे इजराइल की जमीन पर वार नहीं करेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान इजराइल के समुद्री जहाजों की बलि लेगा। ईरान के बगल में फारस की खाड़ी है और अरब सागर का हिस्सा है। ईरान का प्लान यह है कि जब इजराइल के जहाज इस फारस की खाड़ी और अरब सागर से गुजरेंगे तो वो उन पर अपने ड्रोन गिरा देगा। ईरान ने सीरिया में अपने कुछ मिलिट्री एडवाइजर तैनात किए हैं क्योंकि ईरान सीरिया का दोस्त है और वो सीरिया की सरकार को बचाने में लगा है। वहीं ईरान का दुश्मन इजराइल सीरिया का पड़ोसी है, इसलिए इजराइल अपने पड़ोस से ईरान को खदेड़ने के लिए सीरिया पर हमले करता रहता है। इधर चुनाव आयोग ने टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया, जबकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन देश भर में वोट शेयर 6% से कम होने की वजह से टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही, जबकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए गुजरात या हिमाचल में 6% से ज्यादा वोट शेयर की जरूरत थी। गुजरात चुनावों में उसे 13% वोट मिले, जिसका आम आदमी पार्टी को फायदा मिला और वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है चीन से, जिसके साथ अमेरिका की कभी भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से बौखलाए चीन ने मिलिट्री ड्रिल के बहाने ताइवान और अमेरिका दोनों को ललकारा है। इसके साथ ही चीन की सेना ने एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को भी पार किया, जो अमेरिका ने समंदर में चीन और ताइवान को अलग करने के लिए बनाई थी। इस हरकत के बाद अमेरिका ने चीन को यह धमकी दे दी कि वो उसे सबक सिखाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। मतलब ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध शुरू होने ही वाला है और रूस और यूक्रेन के बाद अब महायुद्ध का नया मोर्चा तैयार होता दिख रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और चीन टकराने वाली हैं और इस महाटक्कर की वजह बनेगा ताइवान, जिसे डराने के लिए चीन ने उसे चारों तरफ से घेरकर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। उसने जॉइंट सोर्ड नाम की इस ड्रिल में एक साथ अपने 9 युद्धपोतों और 70 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को उतार दिया। चीन के इन जहाजों और फाइटर जेट ने ताइवान को डराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके साथ ही चीन ने एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार किया। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। हालांकि चीन ने कभी भी इस मीडियन लाइन को नहीं माना। इस दौरान उसकी नौसेना के एक जहाज ने उस वक्त फायरिंग भी की जब वो ताइवान के सबसे करीब था। इसके अलावा चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने भी ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी और दावा है कि उसकी घातक मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों ने ताइवान की घेरेबंदी कर दी। ताइवान की नौसेना के मुताबिक चीन के 42 फाइटर प्लेन और 3 युद्धपोत उसकी सीमा के बेहद करीब आ गए थे, जिनमें चीन के सबसे आधुनिक J-10 लड़ाकू विमान भी शामिल थे, जिन्हें वो दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बताता है। यानी चीन ने इस बार ताइवान को डराने के लिए अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों की झलक दिखाई, जिसके बाद माना जा रहा है कि चीन की इस हरकत का जवाब अमेरिका जरूर देगा। हालांकि प्रशांत महासागर में पिछले कई दिन से इन दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर आमने सामने हैं, लेकिन चीन की इस मिलिट्री ड्रिल ने आग में घी डालने का काम कर दिया। चीन के उकसावे के बाद ताइवान का साथ देने के लिए अमेरिका जिस तरह कूदा और उसने खुलकर चीन को चेतावनी दी, उसके बाद तो इन दोनों देशों के बीच जंग तय मानी जा रही है।
जिसके संकेत चीन ने तभी दे दिए थे जब उसके भारी विरोध के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिकी दौरे पर पहुंच गई थी। चीन ने ताइवान के इस कदम को वन चाइना पॉलिसी के लिए खतरा बताया था और साथ ही ताइवान पर हमले की धमकी भी दे दी थी, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और पिछले कई साल से वो उस पर कब्जा करने की फिराक में है। चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका के संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से मिली, जिस पर चीन आग बबूला हो गया। उसके गुस्से ने पिछले साल की याद दिला दी जब अमेरिकी संसद की उस वक्त की स्पीकर रही नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी। तब चीन ने कई दिनों तक ताइवान के नजदीक इसी तरह मिलिट्री ड्रिल की थी। असल में चीन किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि उसके और ताइवान के बीच अमेरिका आए। हालांकि अमेरिका कई बार कह चुका है कि वो ताइवान के साथ खड़ा है और उसे बचाने के लिए वो चीन से भिड़ने के लिए भी तैयार है। वहीं ताइवान ने ड्रिल करके चीन को जवाब दिया तो चीन की तरफ से भी एक ऐसा एनिमेशन वीडियो जारी किया गया जो अमेरिका तक की नींद उड़ा देगा, क्योंकि इस वीडियो के जरिए चीन ने यह चेतावनी दी कि वो ताइवान का नामो निशान मिटाने की तैयारी कर चुका है और इसके लिए वो जमीन, हवा और समंदर तीनों जगहों से ताइवान पर मिसाइलों की बारिश कर सकता है। चीन 8 मार्च से ही ताइवान को घेर कर खतरनाक ड्रिल कर रहा है। इसी बीच उसने ये एनिमेशन वीडियो भी जारी कर दिया, जिसे वहां के सरकारी मीडिया ने ट्विटर पर शेयर किया। इस वीडियो के जरिए चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो सिर्फ मिलिट्री ड्रिल ही नहीं कर रहा, बल्कि अगर जंग छिड़ी तो वो मिसाइलों की बारिश करके ताइवान को खत्म कर देगा। कहा जा रहा है कि चीन ने यह एनिमेशन वीडियो अमेरिका को धमकाने के लिए ही जारी किया और उसे चुनौती दी कि चीन अगर चाहेगा तो ताइवान को उससे कोई नहीं बचा सकता। मतलब अगर चीन का गुस्सा भड़का तो वो ताइवान को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। और चीन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में ऐसा दिखाई भी दिया जब ताइवान पर एक साथ चारों तरफ से मिसाइलें बरसती नजर आईं। कहा जा रहा है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका की दखलंदाजी से चीन की नाराजगी बढ़ती जा रही है और इसी वजह से उसने ताइवान के साथ अमेरिका को भी दिखा दिया कि जंग छिड़ी तो क्या होगा। कहा जा रहा है कि चीन की इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि चीन दावा करता है कि उसके पास हजारों किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। चीन की DF-17 मिसाइल के बारे में तो कहा जाता है कि वो अमेरिका तक हमला बोल सकती है, जबकि ताइवान तो चीन के बगल में है। चीन का फुजान प्रांत ताइवान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। मतलब अगर चीन ने फुजान से मिसाइल बरसाई तो वो ताइवान के किसी भी इलाके को तबाह कर सकती है। इसके साथ ही चीन ने जंगी जहाजों और पनडुब्बियों पर भी मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। साफ है कि चीन ने एनिमेशन वीडियो के जरिए अमेरिका और ताइवान को असली जंग की झलक दिखाई। इस बीच चीन की खतरनाक मिलिट्री ड्रिल के जवाब में ताइवान की सेना ने भी अपनी ताकत दिखाई। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने दो टूक कहा कि उनका देश अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और वो चीन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। ताइवान की सेना की तरफ से इस तैयारी के कई वीडियो भी जारी किए गए। ताइवान का दावा है कि वो जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर अपने आप को मजबूत कर चुका है। सामने आए एक वीडियो में ताइवान की सेना जमीन पर किसी हमले से निपटने का अभ्यास करती नजर आई। इसके साथ ही उसने जमीन से हवा में मार करने वाले AN/TWQ-1 एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस ड्रिल में उतारा। लेकिन ताइवान ने सबसे ज्यादा तैयारी समंदर में की, क्योंकि उसे पता है कि चारों तरफ समंदर से घिरे होने की वजह से उसके लिए खतरा भी सबसे ज्यादा वहीं है। इसीलिए ताइवान की नौसेना ने लगातार कई घंटों तक अपनी ताकत को परखा, क्योंकि चीन ताइवान को डराने के लिए अक्सर उसकी समुद्री सीमा में ही घुसपैठ करता है। उसने मौजूदा मिलिट्री ड्रिल में भी ताइवान के नजदीक अपने कई युद्धपोतों और जहाजों को भेजा, जिसके जवाब में ताइवान की नौसेना ने भी अपने युद्धपोतों और जंगी जहाजों के साथ अभ्यास किया। ताइवान की सेना के मुताबिक जंग की यह तैयारी उत्तरी पश्चिमी इलाके में की गई, जहां चीन से उसे खतरा ज्यादा है। हालांकि ताइवान के बचाव में उतरा अमेरिका पहले ही वहां अपने कई लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को तैनात कर चुका है। माना तो यह भी जाता है कि अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियों का 60% बेड़ा प्रशांत महासागर में तैनात किया हुआ है, जिसका मतलब है कि अगर चीन ने ताइवान पर कभी भी हमला करने की गलती की तो अमेरिका बिना देरी किए चीन से भिड़ जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हर मामले में अमेरिका के साथ खड़े रहने वाले यूरोप ने ताइवान के मुद्दे पर उससे किनारा कर लिया। पिछले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन चीन गए थे, लेकिन वहां से लौटने के बाद उन्होंने दो टूक कह दिया कि ताइवान के मामले पर यूरोप को चीन और अमेरिका दोनों से दूर रहने की जरूरत है। यानी ताइवान के मुद्दे पर यूरोप ने अमेरिका के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया, जबकि दुनिया में हुए कई टकराव के दौरान यूरोप आंख मूंद कर अमेरिका का साथ देता रहा है, चाहे वो ईरान और इराक का मुद्दा हो या फिर यूक्रेन और रूस का। अमेरिका के हर फैसले का यूरोप के देशों ने बिना कोई सवाल किए समर्थन किया। चीन के दौरे से लौटने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के तेवर ही बदल गए। उन्होंने साफ कर दिया कि चीन और ताइवान के मामले से यूरोप के देशों को दूर रहना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की हर बात मानने से यूरोप को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। मतलब ये कि चीन पर नकेल कसने की कोशिश में जुटे अमेरिका को उसके दोस्तों ने ही झटका दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन के दौरे से लौटने के बाद मैक्रों शी जिनपिंग के मुरीद हो गए और वो लगातार चीन की तारीफ करने में जुटे हैं।
पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन से लौटने के बाद इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोप के देशों से ये अपील की कि उन्हें अमेरिका पर हथियार, ऊर्जा और दूसरी चीजों के लिए अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टकराव से बचने की भी सलाह दी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि मैक्रोन ने यूक्रेन जंग से भी यूरोप के देशों को अपने हाथ खींचने का इशारा किया। इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में यूरोप अमेरिका का साथ छोड़ देगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर चीन और रूस के सामने अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। इधर दलाई लामा ने अपने विवादास्पद वीडियो पर माफी मांग ली। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद उन्होंने दुनिया भर के अपने समर्थकों समेत उस परिवार से भी माफी मांग ली। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि वो अक्सर लोगों से मजाकिया अंदाज में मिलते हैं। हालांकि इस घटना का उन्हें खेद है जिसके लिए वो माफी चाहते हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही रूस और फिनलैंड के बॉर्डर पर उथल पुथल मच गई है, क्योंकि फिनलैंड ने रूस की सीमा के पास बाड़ेबंदी का काम तेज कर दिया है। वो वहां 70 किलोमीटर तक बाड़ेबंदी करने वाला है। फिनलैंड के मीडिया ने दावा किया कि ऐसा रूस से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए किया जा रहा है। यही नहीं, फिनलैंड में रूस का कॉन्सुलेट बंद करने की मांग भी उठने लगी है। यानी नेटो में शामिल होते ही फिनलैंड ने रूस से रिश्ते तोड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे शक है कि रूस फिनलैंड की शांति में खलल डालने की कोशिश करेगा, जिसे रोकने के लिए वो जल्द से जल्द अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहता है। और इसीलिए रूस और फिनलैंड के 1300 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के 70 किलोमीटर हिस्से पर काम तेज हो गया और फिनलैंड वहां बाड़ेबंदी करने में जुट गया। फिनलैंड का 2025 तक काम पूरा करने का टारगेट है, जिसके बाद धीरे धीरे पूरी सीमा पर ऐसी ही सुरक्षा की जा सकती है, क्योंकि फिनलैंड और रूस अब पड़ोसी देश नहीं रहे बल्कि कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, जिसकी वजह है फिनलैंड का नेटो में शामिल होना। जिसके बाद देखते ही देखते यूरोप में एक और जंग की जमीन तैयार होने लगी, क्योंकि फिनलैंड सीमा पर कटीली तारे बिछाने के अलावा रूस से सारे रिश्ते तोड़ने के मूड में। उसने मांग की कि फिनलैंड के ऑलैंड आइलैंड में रूस का कॉन्सुलेट बंद कर दिया जाए, क्योंकि फिनलैंड जानता है कि अगर ओलैंड आइलैंड्स में रूस का कॉन्सुलेट बंद हो गया तो वो रूस की आधी से ज्यादा प्लानिंग बैठे बिठाए फेल कर सकता है, क्योंकि बाल्टिक सागर के इस द्वीप पर रूस का कॉन्सुलेट होना उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत देता है, जिसे फिनलैंड कम करना चाहता है। फिनलैंड का पश्चिमी देशों के साथ होने वाला 90% व्यापार भी ओलैंड आइलैंड से ही होता है, क्योंकि ये बाल्टिक सागर में स्वीडन और फिनलैंड के बीचों बीच है और रूस फिनलैंड की इस अहम जगह पर बैठा हुआ है। यही नहीं, फिनलैंड को शक है कि रूस वहां से चोरी छिपे अपनी सेना को जानकारी भी देता था। यही वजह रही कि फिनलैंड के अखबारों में यह खबर छाई रही, जिसमें ओलैंड आइलैंड्स में रूस का कॉन्सुलेट बंद करने की मांग की गई, क्योंकि अब फिनलैंड पुराना फिनलैंड और रूस का एक छोटा सा पड़ोसी नहीं है, बल्कि नेटो का हिस्सा बन चुका है। जिस पर हमला हुआ तो पूरी की पूरी नेटो की सेना वहां पहुंच जाएगी। फिनलैंड में कड़े फैसले लेने की ताकत इसी वजह से आई है। यही नहीं, पिछले कुछ हफ्तों में यूरोप में हुए इस बड़े बदलाव ने पुतिन पर भी असर डाला, क्योंकि रूस में बड़े नेताओं और अधिकारियों के देश छोड़ने पर बैन लग चुका है और अगर किसी को देश से बाहर जाना है तो इसके लिए उसे रूस के प्रधानमंत्री से इजाजत लेनी होगी, उनके साइन वाली चिट्ठी दिखानी होगी। यानी फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही पुतिन ने रूस में भी हाहाकार मचा दिया है। ये दावा ब्रिटेन के मीडिया ने किया। उसने दावा किया कि पुतिन को डर है कि पश्चिम से मिसाइल हमला होगा, इसलिए वो अपने नेताओं और अधिकारियों को देश से बाहर नहीं जाने देना चाहते, जबकि इससे पहले ये ऑर्डर केवल सेना के अधिकारियों के लिए था। यानी नेटो की वजह से फिनलैंड और रूस दोनों जगह भागम भाग मची हुई है। फिनलैंड धड़ाधड़ ऐसे फैसले ले रहा है जिससे रूस का फिनलैंड से लेना देना खत्म हो और पुतिन नेटो के उनके पड़ोस में पहुंचते ही हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इधर ट्विटर ने बीबीसी पर सरकारी खर्चे से चलने वाले मीडिया का लेबल लगा दिया। बीबीसी के ट्विटर अकाउंट पर उसके ट्विटर हैंडल के ठीक नीचे ये लेबल लगा दिया गया, जिस पर गवर्नमेंट फंडेड मीडिया लिखा नजर आया। यानी ट्विटर ने बीबीसी को सरकारी फंड से चलने वाला मीडिया बताया, जबकि बीबीसी खुद को स्वतंत्र न्यूज एजेंसी बताता है। ट्विटर के इस लेबल पर बीबीसी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे तुरंत हटाने की मांग की। उधर पंजाब के होशियारपुर से पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल के वफादार और उसके सबसे बड़े राजदार पप्पलप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 18 मार्च को अमृतपाल के फरार होने के बाद से ही पप्पलप्रीत साय की तरह उसके साथ था और पिछले करीब 23 दिनों से दोनों पुलिस को चकमा दे रहे थे। लेकिन इस बार पंजाब पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाकर होशियारपुर से अमृतपाल के राइट हैंड पप्पलप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पप्पलप्रीत सिंह जिहड़ा मेन एसोसीएट आ अमृतपाल सिंह दा, ਉਹਨੂੰ पंजाब पुलिस ने कत्थू नंगल दे एरिए तो गिरफ्तार किया है। हालांकि इस बार भी अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में आने से बच गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पप्पलप्रीत कई साल से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और वो पंजाब में खालिस्तान के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काम कर रहा था। यही नहीं, पप्पलप्रीत पाकिस्तान के इशारे पर पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देने के काम में भी जुटा था। और जांच एजेंसियों के मुताबिक पप्पलप्रीत वारिस पंजाब दे संगठन के बनने से पहले से ही पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुटा था, जिसके बाद नवंबर 2015 में उसके खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज किया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था।
देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से 2016 में पुलिस ने पप्पल प्रीत को दोबारा गिरफ्तार किया था, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद वो वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़ गया और जब पिछले साल अमृतपाल भारत आया तो वो उसका सबसे करीबी बन गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पप्पल प्रीत अमृतपाल का सलाहकार था और लगातार उसे पुलिस से बचाने में जुटा था, लेकिन करीब 23 दिन तक फरार रहने के बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इससे पहले 31 मार्च को पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से अमृतपाल के करीबी जोगा सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसने अमृतपाल और पप्पल प्रीत सिंह को भगाने में मदद की थी। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल आखिरी बार पप्पल प्रीत और जोगा सिंह के साथ होशियारपुर में ही दिखाई दिया था, जिसका पता चलते ही पुलिस ने तीनों को घेर लिया था। लेकिन उस दौरान भी जोगा सिंह की मदद से अमृतपाल और पप्पल प्रीत वहां से बचकर भाग निकले थे। हालांकि पुलिस ने जोगा सिंह को दबोच लिया था, जिसने पूछताछ के दौरान अमृतपाल के फरार होने की पूरी कहानी उगल दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए अमृतपाल ने जोगा को अपना मोबाइल फोन ऑन करके भागने के लिए कहा था, क्योंकि उसे यह बात पता थी कि पुलिस जोगा का मोबाइल फोन ट्रैक कर रही है। मतलब अमृतपाल ने खुद को बचाने के लिए जोगा को बलि का बकरा बना दिया था। और जैसे ही जोगा ने मोबाइल फोन ऑन किया, वो पुलिस की नजर में आ गया, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने फौरन नाकेबंदी कर लुधियाना के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया था। और तभी से पुलिस को इस बात का शक था कि अमृतपाल पप्पल प्रीत के साथ होशियारपुर के आसपास ही कहीं छिपा है। इसीलिए पुलिस ने होशियारपुर और उसके 10 से 15 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया था। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। राज्यों के दूसरे जिलों के अलावा पंजाब से लगने वाले राज्यों में भी अमृतपाल और पप्पल प्रीत को ढूंढा जा रहा था। और जोगा सिंह के गिरफ्तार होने के करीब 10 दिन बाद पुलिस ने अमृतपाल के राजदार पप्पल प्रीत को धर दबोचा। पंजाब पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अमृतपाल भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। इस बीच ईरान की सेना ने अपने एक नए घातक और खतरनाक ड्रोन मिराज 532 के सफल परीक्षण का दावा किया। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन शाहिद 136 की ही तरह एक आत्मघाती ड्रोन है, जो जंग के मैदान में पलक झपकने से पहले ही दुश्मनों के परखचे उड़ाने की ताकत रखता है। वैसे तो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की ताकत पहले ही पूरी दुनिया देख चुकी है, लेकिन ईरान के मीडिया का दावा है कि अब ईरान की सेना ने उससे भी खतरनाक आत्मघाती ड्रोन मिराज 532 का सफल परीक्षण किया है, जो 50 किलोग्राम तक गोला बारूद और हथियार लेकर हवा में उड़ सकता है। इसके अलावा ये उड़ान भरने के बाद करीब 3 घंटे तक 12,000 फीट की ऊंचाई तक आसमान में रह सकता है। और ईरान का दावा है कि उसका मिराज 532 आत्मघाती ड्रोन भी शाहिद 136 की तरह ही युद्ध में दुश्मनों पर आसमान से कहर बनकर टूटेगा। इधर राजस्थान के जयपुर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अवैध वसूली की कोशिश करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि आरोप है कि उन लोगों ने जयपुर में एक कपड़ा कारोबारी को फोन कर उससे 2 करोड़ रुपए की मांग की और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डिमांड की है एक गैंगस्टर का बहाना लेकर के, बेसिकली कि एक्चुअली उस गैंग से नहीं जुड़े हैं, इनका गैंग 007 है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस समेत कई मामलों में आरोपी है। उधर यूक्रेन ने जंग के मैदान में तबाही मचाने वाले अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम का पहली बार वीडियो जारी किया और दावा किया कि यूक्रेन की सेना उसके जरिए रूस को भारी नुकसान पहुंचा चुकी है, जिसमें रूस की 100 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही बर्बाद करने का दावा भी किया गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उन्हें अमेरिका से नसैम्स यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पिछले साल नवंबर महीने में मिले, जिसके बाद से ही यूक्रेन की फौज रूसी सेना के खिलाफ इन घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये पहली बार है जब यूक्रेन ने इसके वीडियो भी जारी कर दिए। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि उन्होंने इस एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती यूक्रेन के किस इलाके में की है, लेकिन इतना साफ कर दिया कि नसैम्स की सटीकता को देखते हुए आने वाले दिनों में पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को हटाकर उनकी जगह नसैम्स की तैनाती कर दी जाएगी, क्योंकि दुश्मन के हवाई हमलों को बर्बाद करने वाले नसैम्स के लॉन्चर में 6 खाने होते हैं और हर खाने में 2 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। यानी एक बार लोड करने के बाद एक लॉन्चर से 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इनके जरिए करीब 50 किलोमीटर की दूरी तक हमला किया जा सकता है। यानी ये मिसाइलें इतनी दूरी पर मौजूद दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन, फाइटर जेट या मिसाइल को ढेर कर सकती हैं। इस मिसाइल सिस्टम का रडार हवा में 120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन का पता लगा सकता है। दावा है कि इसीलिए यूक्रेन की सेना ने नसैम्स का इस्तेमाल कर रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इधर हरियाणा के सोनीपत में नमाज के दौरान हमले के मामले में पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने धार्मिक स्थल में घुसकर नमाजियों के साथ मारपीट की, जिसमें कई नमाजी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक कुछ लड़के शराब के नशे में धार्मिक स्थल में घुसे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमें कोई ऐसा सुनियोजित, प्रायोजित, प्लान्ड कुछ नजर नहीं आ रहा पहली नजर में। नमाजियों पर हुए इस हमले के बाद से ही पूरा इलाका दहशत में आ गया।
उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम से जुड़े लोगों को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब चुनाव की सुगबुगाहट होते ही पाकिस्तानी सेना ने इमरान के समर्थकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी ताकि आने वाले चुनाव में इमरान खान की छवि खराब की जा सके। इमरान खान का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार उनसे घबरा गई है और शहबाज शरीफ को सत्ता जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो उनके खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। जिसके लिए पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को टारगेट किया है। आरोप है कि पाकिस्तानी सेना इमरान के उन समर्थकों को जेल में डाल रही है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के बीच इमरान खान को हीरो बनाने में जुटे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बिगड़ती हालत के लिए मौजूदा सरकार को जमकर कोस रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ सरकार की छवि खराब होती जा रही है। इमरान खान का आरोप है कि इसीलिए पाकिस्तानी सेना शहबाज शरीफ के इशारे पर उनकी सोशल मीडिया टीम से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है और जबरदस्ती उनसे झूठे वीडियो तक बनवा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने ऐसा ही एक वीडियो जारी किया जिसमें जेल में बंद हामिद हबीब नाम के आदमी ने इमरान खान पर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। इमरान खान की मोहब्बत की वजह से और उसके बहकावे की वजह से हमसे जुर्म हुआ है। यही नहीं, इमरान खान का यह भी आरोप है कि पाकिस्तानी सेना के दबाव में आकर उनकी पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी बिलाल अहमद खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले पीटीआई के कार्यकर्ता सिकंदर जमाल को ट्विटर पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया गया था और उसे 5 साल की सजा सुनाई गई थी। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चुनाव कराए जाने को लेकर शहबाज सरकार और वहां की सुप्रीम कोर्ट में ठन गई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में चुनाव कराने का आदेश जारी किया, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार पंजाब प्रांत में अभी चुनाव नहीं चाहती। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इसी वजह से शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग को पैसे नहीं दिए, जबकि कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि चुनाव कराने के लिए 10 अप्रैल तक पैसे दे दिए जाएं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ सरकार को 2100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव न कराने पर अड़ी पाकिस्तान सरकार ने तय वक्त के बाद भी पैसे नहीं दिए, जिसके बाद माना जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 14 मई तक चुनाव कराना मुश्किल हो गया। जबकि 14 मई को चुनाव कराने का फैसला पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 सदस्यों की पीठ ने सुनाया था। उसने पंजाब प्रांत में चुनाव 8 अक्टूबर तक टालने के पाकिस्तान के चुनाव आयोग के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका डाली थी। लेकिन अब शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही खारिज कर दिया। वहां की संसद में एक प्रस्ताव पारित करके इस मुद्दे पर एक बड़ी बेंच बनाने की मांग की गई। इस बीच पाकिस्तान सरकार में मंत्री मरियम औरंगजेब ने वहां के चीफ जस्टिस को विवादों से घिरा हुआ बताकर उनका इस्तीफा ही मांग लिया, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में सरकार और न्यायपालिका में टकराव बढ़ सकता है, जो बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां सड़कों पर सियासी संग्राम भी छिड़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की सरकार ने चुनावों को टालने के लिए एक अलग ही प्लान तैयार किया है, जिसमें इमरान खान के विरोधी माने जाने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना 15 दिन के भीतर ही टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। खबर के मुताबिक वहां हुई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में इस बात पर मुहर भी लग गई। जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर भी इस बैठक में मौजूद थे, जिनकी अगुवाई में टीटीपी पर स्ट्राइक की तैयारी की गई है। लेकिन पाकिस्तान में इस अभियान को चुनाव टालने के एक बहाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहां के एक्सपर्ट के मुताबिक पंजाब प्रांत के चुनावों में देरी के लिए सुरक्षा बल की कमी का हवाला दिया जा सकता है। इधर भारत दौरे पर आई यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत में होने वाले G20 सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध के मसले को शामिल करने की उम्मीद भी जताई और भारत को विश्व गुरु बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया। Will you invite Prime Minister Modi to visit Ukraine? Yes, the invitation is there. इससे पहले यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिने ज़ापरोवा ने विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा की। उधर नेटो में एंट्री के लिए स्वीडन ने तुर्की का भरोसा जीतने के तहत एक कुर्द लड़ाके के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तुर्की 2016 से ही उस कुर्द लड़ाके की तलाश में था जो स्वीडन में छिपकर रह रहा था, और अब स्वीडन की सरकार उस कुर्द लड़ाके को तुर्की को सौंपने के लिए तैयार हो गई। माना जा रहा है कि स्वीडन का यह कदम नेटो में शामिल होने के लिए ही है, क्योंकि उसकी राह में तुर्की सबसे बड़ा रोड़ा है। वो स्वीडन के अलावा फिनलैंड को भी इस सैन्य संगठन से दूर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दोनों देश नेटो का हिस्सा बने। हालांकि हाल ही में उसने फिनलैंड को लेकर अपने इरादे बदल दिए, जिसके बाद फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन गया। लेकिन स्वीडन के मुद्दे पर तुर्की नहीं पिघला, जबकि पुतिन के डर से स्वीडन जल्द से जल्द इस संगठन से जुड़ना चाहता है ताकि वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर सके।
क्योंकि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन कई बार अपने पड़ोसी स्वीडन को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में स्वीडन रूसी सेना के हमले की आशंका से डरा हुआ है और इसीलिए वो नेटो में शामिल होने के लिए उतावला है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अपने यहां मौजूद एक कुर्द लड़ाके के प्रत्यर्पण की मंजूरी देकर स्वीडन ने तुर्की का विश्वास जीतने की कोशिश की ताकि वो इसके लिए हामी भर दे, क्योंकि तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है और वो कई बार ये आरोप लगा चुका है कि स्वीडन ने अपने यहां कुर्द लड़ाकों को शरण दे रखी है। इसलिए तुर्की स्वीडन का विरोध करता है, जिसकी वजह से स्वीडन नेटो में शामिल तब तक नहीं हो सकता जब तक दूसरे सदस्य देशों की तरह तुर्की भी हरी झंडी न दिखा दे। नेटो का नियम यह है कि उसके किसी भी सदस्य देश ने आपत्ति जताई तो कोई नया देश उसमें शामिल नहीं हो सकता। इधर विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में दूध के ब्रांड पर झगड़ा शुरू हो गया और दूध के दो बड़े ब्रांड अमूल और नंदिनी पर राजनीतिक लड़ाई होने लगी। अमूल ने कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में एंट्री का ऐलान किया, जिसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक के दूध के ब्रांड नंदिनी को बचाने की मुहिम चला दी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार खुद दूध की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने नंदिनी ब्रांड का दूध खरीदा। कांग्रेस का तर्क है कि वो अमूल के कर्नाटक में एंट्री के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कर्नाटक के दूध के ब्रांड को बचाने के लिए पूरा जोर लगाएगी। ಅಮೂಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ರೈತರನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬಡದಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೈತರನ್ನ। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस एक खास ब्रांड के खिलाफ है। Is not love towards Nandini, but it is hatred towards Amul because Amul is from Gujarat. यानी तमिलनाडु में हुए दही विवाद के बाद कर्नाटक में दूध पर विवाद होने लगा, क्योंकि अमूल ने कर्नाटक में एंट्री का ऐलान किया, जिसके बाद कांग्रेस कर्नाटक के ब्रांड को बचाने के नाम पर सामने आ गई। जबकि बीजेपी ने तर्क दिया कि कर्नाटक में अमूल की एंट्री से पहले 8 से 10 ब्रांड हैं जो वहां के दूध के सबसे बड़े ब्रांड नंदिनी को टक्कर देते हैं। इस बीच दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार मामूली बढ़त पर बंद हुआ। हालांकि सुबह जब बाजार खुला तो उस वक्त काफी तेजी देखी गई, लेकिन कुछ देर बाद बाजार में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया। कारोबार खत्म होते वक्त शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 14 अंकों के मामूली उछाल के साथ 59,832 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 25 अंकों की बढ़त के साथ 17,624 पर बंद हुआ। उधर जंग की दहलीज पर खड़े ईरान और अजरबैजान ने अपने बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत शुरू कर दी। अजरबैजान की इजरायल से दोस्ती की वजह से ईरान चिढ़ा हुआ है और बीते कुछ वक्त से अजरबैजान ईरान के खिलाफ आग उगल रहा है। इसलिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मामला ठंडा करने के लिए फोन पर बात की। जहां ईरान ने मुस्लिम देश होने का वास्ता देकर अजरबैजान को अपने पाले में लाने की कोशिश की। ईरान और अजरबैजान दोनों शिया मुसलमान हैं और एक दूसरे के पड़ोसी भी, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ईरान को सबसे बड़ी दिक्कत इस बात से है कि अजरबैजान उसके दुश्मन इजराइल से दोस्ती क्यों बढ़ाया जा रहा है। और जब से इजराइल की पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में मौजूद फिलिस्तीनियों पर धावा बोला है, तब से ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसलिए उसके विदेश मंत्री ने अजरबैजान से बातचीत के दौरान दोहराया कि अजरबैजान जैसे मुस्लिम देश को ईरान के साथ मिलकर इजराइल को सबक सिखाना चाहिए। इधर आईपीएल के एक मैच में आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाने वाले रिंकू सिंह अचानक क्रिकेट के नए सितारे बन गए। रिंकू सिंह के 5 छक्कों की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगभग हारा हुआ मैच जीत लिया, लेकिन इस पारी की वजह से रिंकू सिंह के संघर्ष की चर्चाएं शुरू हो गई, क्योंकि अहमदाबाद में छक्कों की झड़ी लगाने वाले रिंकू सिंह के घर पर अभी तक टिन शेड की छत है। रिंकू के घर वाले उसे क्रिकेट खिलाने का खर्च तक नहीं उठा सकते थे, इसीलिए अलीगढ़ में क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले अर्जुन सिंह की मदद से वो क्रिकेट खेल पाए। मेरे पास पहुंचा स्टेडियम में कि भैया हमें खिला लो, तो उस पर कपड़े भी नहीं थे, चप्पल में था। मैंने कहा तुम क्या खेलोगे भाई? नहीं भैया एक बार करा दो, मेरे घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए खुद रिंकू सिंह ने बताया कि जीवन में किया हुआ संघर्ष वो चाह कर भी भूल नहीं पाते। आपने बताया कि साफ सफाई करने की नौकरी मिल रही थी, लेकिन आपने क्रिकेट को चूज किया। अब आप वापस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे कर लिया मैंने, कभी सोचते हैं? नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में रहती हैं, क्योंकि मैं बहुत नीचे से आया हूँ। मैं बहुत चीज़ें देखी लाइफ में। रिंकू सिंह को केकेआर ने सिर्फ 55 लाख रुपए में खरीदा था, लेकिन इन 5 छक्कों के बाद उनकी किस्मत पलट सकती है। उधर देश भर के अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई, जिसका जायजा लेने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में दवा, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन समेत सभी जरूरी चीजों पर खास ध्यान दिया गया, ताकि कोई भी कमी होने पर उन्हें वक्त पर दुरुस्त किया जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान मरीज का इलाज करते हुए डॉक्टर कोविड नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए नजर आए। इस बीच यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में लड़ाकों की कमी से जूझ रही पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। उसके मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन का एक वीडियो सामने आया।
जिसमें वो एक इमारत के बाहर कुछ लोगों से मुलाकात करते दिखे। इस दौरान उनके हाथों में एक फाइल नजर आई। उन्होंने वहां सेना की वर्दी पहने कुछ लोगों से हाथ भी मिलाया। रूस की ओर से मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर जारी किए गए वीडियो में दावा किया गया कि येवगेनी प्रिगोजिन ने जिन लोगों से मुलाकात की वो सभी वैगनर ग्रुप में भर्ती होने आए थे। वैगनर ग्रुप के मुखिया लड़ाकों की भर्ती की प्रक्रिया की खुद देखरेख कर रहे हैं और एक वीडियो में वो मोबाइल फोन से भी कुछ उम्मीदवारों से बातचीत करते दिखे। यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान वैगनर ग्रुप ने रूस की तरफ से न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि कई मोर्चों पर जेलेंस्की की सेना के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस लड़ाई में उसके हजारों सैनिक मारे गए। यही वजह है कि एक बार फिर से वैगनर ग्रुप ने सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी, जिन्हें बखमूत के मैदान में उतारा जाएगा, जहां पिछले कई महीनों से पुतिन की सेना और जेलेंस्की की फौज के बीच भीषण घमासान छिड़ा है। वैगनर ग्रुप के हजारों लड़ाके भी वहां मोर्चा संभाले हुए हैं और नए लड़ाके जो आएंगे वो भी वहां तैनात होंगे। महीनों से जारी जंग में आधे से ज्यादा बखमूत पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन न तो रूस और न ही यूक्रेन वहां से पीछे हटने को तैयार है। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू और कश्मीर में जमात इस्लामी नाम के संगठन को फिर से जिंदा करने की साजिश रच रही है। आतंकवादियों को समर्थन करने और फंड मुहैया करवाने के आरोप में जमात इस्लामी को 2019 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन अब खुफिया एजेंसियों के सूत्र बता रहे हैं कि इस संगठन को कश्मीर में एक बार फिर खड़ा करने की साजिश शुरू हो गई है और हमेशा की तरह इस साजिश के पीछे भी ISI का हाथ बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ISI जमात इस्लामी को फिर से खड़ा करने के लिए दुबई और तुर्की के रास्ते फंड भेज रहा है ताकि वो कश्मीर में नौजवानों को बरगलाने के लिए बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन कर सके। जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि वो सीधे तौर पर कभी आतंकी घटनाओं में शामिल नहीं रही, लेकिन उसने धार्मिक आयोजनों और फंडिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का काम किया। हालांकि 2019 में सरकार की बड़ी कार्रवाई के बाद उसकी कमर टूट गई। लेकिन खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि ISI ने उसे फिर ताकत देने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल की सख्त कार्रवाई से ISI की कोई तरकीब काम नहीं आ रही और इसीलिए उसने जम्मू कश्मीर में मौजूद नौजवानों को ही एक बार फिर बरगलाने की साजिश रची और इसके लिए घाटी में धार्मिक आयोजनों का सहारा लिया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे आयोजनों के जरिए सीक्रेट मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान में बैठा हिज्ब का आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर भेज रहा है। हालांकि इस खुफिया जानकारी के सामने आने के बाद एजेंसियों ने ऐसे धार्मिक आयोजनों पर नजर गड़ा दी है। उधर बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने उन्हें नौकरी के बदले जमीन मामले में फिर से पूछताछ के लिए बुलाया और इस मामले की पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें दिल्ली तलब किया। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव का पहले भी नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी से सामना हो चुका है, जिसके बाद एक बार फिर ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। इस बीच ईरान का कट्टर दुश्मन रहा सऊदी अरब अब वहां दूतावास खोलने पहुंच गया। करीब 7 साल बाद सऊदी अरब से कोई प्रतिनिधि मंडल ईरान पहुंचा। सऊदी अरब का यह प्रतिनिधि मंडल ईरान के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस बात का पता लगाएगा कि वहां दूतावास फिर से कैसे खोला जाए, क्योंकि 7 साल से दोनों देशों ने दुश्मनी की तलवारें खींच रखी थी। दोनों के बीच रिश्ते इतने तल्ख हो गए थे कि ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे। ये सारी लड़ाई शुरू हुई 2016 में, जब ईरान में प्रदर्शनकारियों ने सऊदी अरब की एम्बेसी पर हमला कर दिया था, क्योंकि सुन्नी मुस्लिमों के देश सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु को फांसी दे दी गई थी। और इसी बात से शिया मुस्लिम देश ईरान के लोग भड़क गए और उन्होंने सऊदी अरब के दूतावास को निशाना बना लिया, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने सारे संबंध तोड़ दिए थे। लेकिन अब वो एक बार फिर ईरान में अपना दूतावास खोलने जा रहा है और इसकी तैयारी के लिए सऊदी अरब का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान पहुंचा, जहां ईरान के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ईरान के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के अधिकारी ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा करेंगे और वहां फिर से दूतावास खोलने पर बातचीत करेंगे, जिसके लिए दोनों देशों ने मार्च में चीन की मध्यस्थता के बाद हामी भरी थी, क्योंकि तब चीन ने ही ईरान और सऊदी अरब के बीच 7 साल से चली आ रही दुश्मनी खत्म करवाई थी। दावा किया गया था कि चीन ने अपनी राजधानी बीजिंग में दोनों के बीच एक सीक्रेट बातचीत करवाई थी, जिसके बाद ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोलने का फैसला किया था और साथ ही व्यापार और सुरक्षा के मुद्दे पर साथ आने के लिए भी दोनों के बीच सहमति बनी थी। और इसी कड़ी में एक कदम और बढ़ाते हुए सऊदी अरब से एक टीम ईरान पहुंच गई, जिसके बाद माना जा रहा है कि कुछ ही वक्त में सऊदी अरब ईरान में दूतावास खोल देगा और ऐसा हुआ तो ईरान से उसके रिश्ते और तेजी से सुधरेंगे। इधर झारखंड के जमशेदपुर में 2 गुटों के हंगामे के बाद धारा 144 लागू कर दी गई। उपद्रव करने और अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया और साथ ही जमशेदपुर के शास्त्री नगर इलाके में RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस की टीम ने फ्लैग मार्च किया। ये वही इलाका है जहां एक दिन पहले 2 गुटों में हिंसा हुई थी। सिटी मजिस्ट्रेट ज्योति कुमारी ने खुद पुलिस टीम के साथ अलग अलग इलाकों का दौरा किया। अभी स्थिति सामान्य है, कल रात से ही स्थिति सामान्य है। इस दौरान जमशेदपुर की सड़कों पर जगह जगह हिंसा के निशान दिखे।
कई जगह सड़कों पर ईंट पत्थर बिखरे नजर आए तो कई जगह सड़क किनारे टूटी फूटी गाड़ियां दिखी, क्योंकि 2 दिन पहले धार्मिक झंडे के अपमान के आरोप पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने रविवार को भयानक रूप ले लिया। दोनों गुटों में जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद एक गुट ने कुछ दुकानों में आग लगा दी, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि दोबारा वहां हिंसा न भड़के। अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को भी बंद करवा दिया और लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और घरों के अंदर रहने की अपील की। अफवाहें या भ्रामक न्यूज़, उत्तेजक मैसेजेस आपको किसी को भी नहीं फैलाना है। 31 मार्च को रामनवमी के मौके पर भी जमशेदपुर के इस इलाके में हिंसा हुई थी, तभी से दोनों गुटों में तनाव था। उधर फ्रांस में एल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मोंट ब्लांक पर अचानक आए बर्फ के तूफान से लोगों के होश उड़ गए। वहां तूफान की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहां आए बर्फ के तूफान का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बर्फ तेजी के साथ पहाड़ से नीचे की ओर आती दिखी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलती चली गई। फ्रांस में एल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर आए इस तूफान की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल बताए गए। इस बीच अफ्रीकी महाद्वीप में पैर पसारने की चीन की साजिश पर उस वक्त पानी फिर गया जब कई देशों ने उसे भाव ही नहीं दिया। चीन पिछले कई साल से इस महाद्वीप में अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में है और पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में अपना नेवल बेस बनाने के बाद तो चीन आसमान में उड़ने लगा। उसे यह लगने लगा कि अफ्रीका महाद्वीप के कई दूसरे देशों को भी इसी तरह वो अपनी जाल में फंसा लेगा। चीन का मकसद उन देशों में अपनी नौसेना के अड्डे बनाना है ताकि वो दुनिया पर अपनी धाक जमा सके। उसने जिबूती में अपने नेवल बेस पर 900 से 1200 सैनिक तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा हाल ही में चीन ने दक्षिण अफ्रीका के तट के पास मिलिट्री ड्रिल भी की थी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और रूस की सेना ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन इस सैन्य अभ्यास के बहाने चीन इस महाद्वीप के कई दूसरे देशों पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था और इसीलिए उसने इस मिलिट्री ड्रिल में अपने 2 जासूसी जहाज भी उतारे थे। चीन की कोशिश यह थी कि वो इन जहाजों के जरिए उस इलाके में मौजूद दूसरे देशों की राय जान सके ताकि वो अपना नेवल बेस बनाने में कामयाब हो जाए। इसके लिए चीन ने अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों को चुना, एक देश मध्य में तो 2 पूर्व में, ताकि वो बड़े इलाकों तक अपनी पहुंच बढ़ा सके। उसने पहली कोशिश मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी में की, जहां वो अटलांटिक महासागर में अपनी नौसेना का अड्डा बनाना चाहता था। इसके साथ ही उसकी नजर पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया पर भी पड़ी, जहां वो इसी मकसद से आगे बढ़ा। लेकिन इन दोनों देशों ने चीन को अपने यहां नौसेना का अड्डा बनाने से साफ मना कर दिया, यानी चीन अपने प्लान में पूरी तरह फेल हो गया। हालांकि उसने एक और अफ्रीकी देश मोजाम्बिक में भी कोशिश की, लेकिन वहां भी उसकी दाल नहीं गली। इधर देश के ज्यादातर राज्यों में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ने के आसार हैं। यानी दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में ही तापमान 39 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जिसका अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया। बीते सालों के मुकाबले इस साल मई और जून के महीने ज्यादा गर्म रहने के आसार हैं। 44-45 तक टेम्परेचर मई में जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच गर्म हवाएं भी लोगों को काफी परेशान करेंगी। इस दौरान बारिश की भी कोई संभावना नहीं। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो जून महीने में वायुसेना के इतिहास में सबसे बड़ा अभ्यास करेगा, जिसमें हाल ही में नेटो में शामिल हुए फिनलैंड समेत 24 देश हिस्सा लेंगे और दुनिया को अपनी ताकत दिखाएंगे। नेटो ने इस अभ्यास को डिफेंडर 23 नाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि नेटो के 74 साल के इतिहास में वायुसेना का यह सबसे बड़ा अभ्यास होगा, जो 12 जून से 23 जून के बीच जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, चेक गणराज्य और बाल्टिक देशों की हवाई सीमा में होगा, जिसमें कुल 10,000 सैनिक और 220 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। यानी नेटो पूरी दुनिया को इस अभ्यास के जरिए अपनी वायुसेना की ताकत दिखाएगा और रूस के अलावा चीन जैसे देशों को संगठन की शक्ति का संदेश देने की कोशिश करेगा। रूस के साथ युद्ध में नेटो देशों ने खुलकर यूक्रेन की मदद की है। इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बल ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास 2 घुसपैठियों को पकड़ा और पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। पकड़े गए घुसपैठियों के कब्जे से सुरक्षा बल ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए, जिन्हें लेकर वो भारत की सीमा में दाखिल हो रहे थे। तभी उन्हें सेना के जवानों ने पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने ड्रग्स समेत उन दोनों घुसपैठियों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस बीच पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तान सीमा के पास करीब 1.5 किलो हेरोइन बरामद की। बीएसएफ के जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान हेरोइन की इस खेप को बरामद किया, जो उन्हें फिरोजपुर बॉर्डर के पास एक खेत से मिली। सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान के दौरान उस खेत से 1.5 किलो हेरोइन के 3 पैकेट बरामद किए, जिन्हें उन्होंने अपने कब्जे में लेकर पाकिस्तान की साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया। उधर हिजाब पर ईरान में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो ईरान की सरकार ने हिजाब पर कुछ नए नियमों को मंजूरी दे दी, जो पहले से भी ज्यादा सख्त हैं। मतलब कि ये हिजाब पर महीनों तक चले आंदोलनों के बावजूद ईरान की सरकार के तेवर रत्ती भर भी नरम नहीं पड़े।
बल्कि आंदोलनों के बाद तो सरकार ने हिजाब पर पहले से भी ज्यादा सख्त होने का फैसला कर लिया। खबर है कि ईरान की सरकार ज्यादातर बड़े शहरों में कुछ स्मार्ट कैमरे लगाएगी। ये कैमरे सड़कों पर लगने वाले सर्वेलेंस कैमरों की ही तरह होंगे, लेकिन ये खास तरह के सॉफ्टवेयर से जुड़े होंगे जो बिना हिजाब के किसी भी महिला को देखते ही अलार्म बजा देंगे। फिर अधिकारी उस महिला पर मुकदमा करेंगे। बिना हिजाब पहने कोई महिला अगर कार में भी दिखी तो भी उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई भी ऐसी कि उसकी कार तक जब्त कर ली जाएगी। यहाँ तक कि कानूनी कार्रवाई की वजह से महिलाओं की नौकरी भी जा सकती है। मतलब ये कि ईरान ने महिलाओं की जासूसी करने के लिए कुछ नए कैमरे सड़कों पर लगाने का फैसला किया। महिलाओं की आजादी के मामले में ईरान के कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और खबर है कि ईरान के 100 से ज्यादा कारोबारी अपने धंधे बंद करने पर मजबूर हो गए। ये नौबत आने की वजह ईरान की सरकार के कुछ सख्त नियम बने। नियमों के मुताबिक कर्मचारियों से हिजाब के नियमों का पालन करवाना कारोबारियों की जिम्मेदारी है, लेकिन ड्रेस कोड का पालन न करवा पाने की वजह से इन कारोबारियों को काम धंधे बंद करने पड़ गए। मतलब ये कि देश में गृह युद्ध छिड़े या अर्थव्यवस्था का नुकसान हो, हिजाब के मुद्दे पर ईरान झुकने को तैयार नहीं है। हिजाब विरोधी आंदोलनों में ईरान की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हालांकि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होने की बात कही जाती है। इधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक लड़के की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने एक दिन का बंद बुलाया। इस दौरान राजधानी रायपुर में संगठन से जुड़े लोगों ने हाथों में झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पैदल मार्च में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए तो वहीं शहर के कई इलाकों में बाइक रैली भी निकाली गई। बंद के दौरान रायपुर बस स्टैंड पर कुछ बसों में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई। एक बस के आगे का शीशा पूरी तरह टूटकर अंदर बिखरा दिखा। बेमेतरा में एक दिन पहले 2 गुटों में हुई हिंसा के दौरान एक लड़के की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद आगजनी भी हुई थी। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि रूस और चीन पर नजर रखने के लिए अमेरिका अंतरिक्ष में 150 जासूसी सैटेलाइट भेजने में जुटा है, जिनमें 10 सैटेलाइटों के पहले बैच को पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया गया। और दावा है कि अमेरिका इन जासूसी सैटेलाइटों के जरिए रूस और चीन की एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को भी मात दे सकेगा। इतना ही नहीं, ये हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी ट्रैक करने में सक्षम होंगी। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक कुछ दिन पहले ही एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया कि चीन के एक सैटेलाइट ने अंतरिक्ष में अमेरिका के एक सैटेलाइट की जासूसी की थी। इस रिपोर्ट को लेकर अमेरिका में हड़कंप मच गया। सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठने लगे, क्योंकि दावा है कि चीन और रूस के पास सैटेलाइटों को मार गिराने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइलें मौजूद हैं। और सच ये भी है कि यूक्रेन जंग के बाद से ही अमेरिका के रूस और चीन से रिश्ते लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी सैटेलाइटों पर भी हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। इसलिए अमेरिका ने अंतरिक्ष में चीन और रूस को टक्कर देने की तैयारियां शुरू कर दी। इधर बिहार हिंसा पर दिए गए ओवैसी के बयान पर जेडीयू भड़क गई। ओवैसी ने बिहार में हुई हिंसा पर नीतीश सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि नीतीश सरकार जानबूझकर एक खास धर्म के लोगों को हिरासत में ले रही है। बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जेडीयू इस बयान पर भड़क गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जेडीयू इसलिए भी भड़की क्योंकि ओवैसी ने नीतीश और तेजस्वी की तस्वीरें ट्वीट कर उन पर निशाना साधा था। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक युवक की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल किया। बताया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से उस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने शव को थाने के बाहर रखकर सड़क को बंद कर दिया। मृतक के घर वालों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे एसएसपी ने भड़के हुए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो लोग पुलिस से बहस करने लगे और फिर सड़क पर बैठ गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद टक्कर की वजह बनेगा ताइवान, जिसे डराने के लिए चीन ने उसे चारों तरफ से घेरकर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। उसने जॉइंट सोर्ड नाम की इस ड्रिल में एक साथ अपने 9 युद्धपोतों और 70 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को उतार दिया। चीन के इन जहाजों और फाइटर जेट ने ताइवान को डराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके साथ ही चीन ने एक बार फिर ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को पार किया। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। हालांकि चीन ने कभी भी इस मीडियन लाइन को नहीं माना। इस दौरान उसकी नौसेना के एक जहाज ने उस वक्त फायरिंग भी की जब वो ताइवान के सबसे करीब था। इसके अलावा चीन के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों ने भी ताइवान की सीमा के पास उड़ान भरी। ब्रेकिंग न्यूज है ईरान और अमेरिका के तनाव पर। खबर है कि ईरान और अमेरिका अब एक बहुत बड़ी जंग के मुहाने पर दिख रहे हैं। कभी भी किसी भी पल दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका खुद ही जंग भड़काने में लगा है और आग में घी डालने का काम कर रहा है।
ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऊपर से अमेरिका के तेवर भी नरम नहीं है। अमेरिका ने अपनी ताकतवर सबमरीन यूएसएस फ्लोरिडा को बिल्कुल ईरान की सीमा के पास पहुंचा दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि जंग की तैयारी दोनों तरफ से हो चुकी है। इसलिए किसी भी वक्त ईरान और अमेरिका के बीच जंग छिड़ सकती है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका खुद ही जंग भड़काने में लगा है और ईरान उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों के बीच एक खींचतान तब शुरू हुई जब अमेरिका की नौसेना ने बड़ा ऐलान किया। अमेरिका की नौसेना ने बताया कि उसकी बेहद ताकतवर सबमरीन यूएसएस फ्लोरिडा को वो ईरान की सीमा के पास तैनात करने वाली है। ये सबमरीन पश्चिम एशिया में ईरान की सीमा के पास पहुंच भी चुकी है। यूएसएस फ्लोरिडा एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। इस सबमरीन से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर किसी भी दुश्मन का दम निकाला जा सकता है। अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइलों में एक टॉमाहॉक मिसाइल को यूएसएस फ्लोरिडा पर लगाया जाता है और एक साथ 154 टॉमाहॉक मिसाइलें इस सबमरीन पर तैनात की जा सकती हैं। इसीलिए अमेरिका का यह कदम आग में घी डालने वाला साबित हुआ। आमतौर पर अमेरिकी सेना कभी अपनी किसी सबमरीन की लोकेशन नहीं बताती, लेकिन इस बार अमेरिकी नौसेना ने ही यह बताया कि पश्चिम एशिया में यूएसएस फ्लोरिडा को भेज दिया गया है, जिससे यह साफ हो गया कि अमेरिका की मंशा सिर्फ पश्चिम एशिया में शांति कायम करना नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से माहौल बेहद तनावपूर्ण है। आशंका पहले से जताई जा रही थी कि दोनों मुल्क तेजी से जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका और ईरान में जंग बिल्कुल सिर पर दिखने लगी है। पिछले महीने ही सीरिया में एक अमेरिकी कंपनी के अधिकारियों पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया था। फिर बदला लेने के लिए अमेरिका ने भी हवाई हमले किए। अमेरिका ने ईरान के समर्थन वाले कुछ विद्रोहियों के एक गुट का अंत कर दिया, लेकिन अब लग रहा है कि जंग सीरिया में नहीं बल्कि ये जंग ईरान में ही होगी, जिसके लिए अमेरिका ही नहीं बल्कि इजरायल भी पूरी तैयारी कर चुका है। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ईरान की सीमा के पास समुद्र में हमले बढ़े हैं। ये हमले तेल के टैंकरों पर और इजरायल से जुड़े जहाजों पर हो रहे हैं, जिनकी वजह से अमेरिका को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि ईरान की सीमा के पास समुद्र में इस तरह के हमले सालों से होते रहे हैं। इजरायल और ईरान के इस तनाव को काबू करने के लिए जंग छिड़ने की नौबत पहले कभी नहीं आई। माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका बेहद कमजोर हो चुका है। खासतौर पर ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती ने अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसका दी। अब पश्चिम एशिया में केवल एक ही देश बचा है जो अमेरिका के दोस्तों में गिना जा सकता है, वो है इजरायल। अमेरिका को डर है कि अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। इसीलिए ईरान से मिल रही चुनौती का जवाब देने के लिए अमेरिका ने पूरी तरह तैयारी कर ली। इस जंग के जरिए अमेरिका की कोशिश ईरान को सबक सिखाने की भी होगी और बाकी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की भी होगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जंग अगर छिड़ी तो वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। पिछले 6 महीने में ईरान ने कूटनीति के मामले में बड़ी छलांग लगाई है। यूक्रेन जंग में ड्रोन की सप्लाई कर ईरान ने रूस का भरोसा जीत लिया। अमेरिका से तो उसका 36 का आंकड़ा पहले से था, लेकिन रूस से दोस्ती ने उसकी ताकत बढ़ा दी। ऊपर से चीन से उसकी नजदीकियां भी दुनिया के सामने आ गईं, खासतौर पर तब जब वो चीन के कहने पर सऊदी अरब से दोस्ती करने को तैयार हो गया। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर जंग हुई तो ईरान के साथ रूस और चीन भी खड़े होंगे। ऊपर से उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का साथ मिलना भी कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी। यानी जंग की शुरुआत करना तो अमेरिका के लिए आसान होगा, लेकिन जंग को खत्म करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि यह जंग पूरी दुनिया को 2 खेमों में बांट सकती है, जिसका सीधा मतलब है तीसरे विश्व युद्ध की आहट। यानी ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ते ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इसमें अमेरिका के साथ यूरोप, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया खड़े हो सकते हैं, जबकि ईरान को चीन, रूस और उत्तर कोरिया का साथ मिल सकता है। यह लड़ाई दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी जंग बन सकती है। ऐसी जंग जिसमें हर तरफ तबाही मच जाए। इतनी सारी परमाणु ताकतें अगर भिड़ गईं तो पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। मतलब यह कि यूक्रेन में चल रही जंग तो तबाही का सिर्फ ट्रेलर है। अगर ईरान और अमेरिका में जंग छिड़ी तो पूरी दुनिया सर्वनाश की गवाह बन सकती है। उधर उत्तर में मौजूद अपने पड़ोसी लेबनान पर हमला करने के बाद इजरायल ने अपने दूसरे पड़ोसी सीरिया की सेना के कई ठिकानों पर धावा बोल दिया। यहां भी इजरायल ने लेबनान की तरह पहले सीरिया के उस पर हमला करने का दावा किया और फिर इजरायल ने खुद पर हुए हमले का बदला ले डाला, जिसके लिए इजरायल ने तोपों से लेकर ड्रोन और अपने लड़ाकू विमान सीरिया के पीछे छोड़ दिए और सीरिया की सेना के अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इजरायल ने दावा किया कि हमलों की शुरुआत सीरिया ने की। सीरिया ने उस पर 6 रॉकेट छोड़े, इसलिए इजरायल के ड्रोन ने उन लॉन्चरों को ही तबाह कर दिया जिनसे इजरायल पर अटैक हुआ था। इजरायल का बदला पूरा हो चुका था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। इसके बाद उसने सीरिया के एक मिलिट्री कंपाउंड, रेडार सिस्टम और तोपों को बर्बाद कर दिया। हालांकि हमलों की जिम्मेदारी फिलिस्तीन के एक चरमपंथी संगठन ने ले ली जो सीरिया से ऑपरेट करता है और वो सीरिया की सरकार का वफादार भी है। इसलिए इजरायल ने कहा कि उस पर सीरिया की जमीन से हुए हर हमले का वो सीरिया की सरकार और सेना से बदला लेगा।
इसलिए इजराइल ने अपनी फौज को काम पर लगा दिया और सीरिया की सेना के अड्डों पर टूट पड़ा। रॉकेट दागने वाले सीरिया के फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन ने बयान जारी कर कहा कि उसने इजराइल से रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में हुई रेड का हिसाब बराबर कर लिया। पिछले हफ्ते इजराइल की पुलिस लगातार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान की यमन में बहुत बड़ी जीत होती दिख रही है, क्योंकि सऊदी अरब यमन पर कब्जा किए बैठे हूथी विद्रोहियों के आगे झुकता नजर आ रहा है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने यमन का दौरा किया है और वहां ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों से मुलाकात की है। यही नहीं, सऊदी अरब ने अपने यहां कैद 1 दर्जन से ज्यादा विद्रोहियों को रिहा भी कर दिया है। ये दोनों बातें इशारा कर रही हैं कि सऊदी अरब किसी तरह यमन की जंग से निकलना चाहता है। अगर सऊदी अरब और हूथी विद्रोहियों के बीच बात बन गई तो यमन में शांति आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ ईरान की जीत, क्योंकि यमन से हूथी विद्रोहियों को खदेड़ने की कसम खाने वाला सऊदी अरब अब ईरान के हूथी विद्रोहियों के आगे हथियार डालता दिख रहा है। जबकि 9 साल पहले यमन का जो मसला गृह युद्ध से शुरू हुआ था, वो अब ईरान और सऊदी अरब जैसे दुश्मनों की रंजिश का अखाड़ा बन चुका है। हूथी विद्रोही शिया मुसलमान हैं और उनके सिर पर ईरान का हाथ है। दावा होता है कि ईरान उन्हें हथियार मुहैया कराता है। वहीं सऊदी अरब ठहरा यमन का पड़ोसी और सुन्नी मुसलमान। ऐसे में वो अपने पड़ोस में अपने दुश्मन ईरान के समर्थन वाले शिया विद्रोहियों का राज कैसे देख लेता। इसलिए 2015 में सऊदी अरब यमन से हूथी विद्रोहियों को भगाने के लिए लड़ाई में कूद पड़ा। लेकिन 8 साल बाद यमन की राजधानी सना में हूथी विद्रोही और सऊदी अरब के अधिकारी गले लगकर, हाथ मिलाकर, मुस्कुराकर एक दूसरे से मिलते नजर आए। इसलिए माना जा रहा है कि 9 साल बाद यमन की लड़ाई का वाकई दी एंड हो सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि युद्ध खत्म होने के बाद शांति आ जाएगी, लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वो शांति एक बड़े तूफान से पहले की शांति होगी, और वो तूफान चीन लेकर आएगा। क्योंकि पिछले महीने चीन ने ही पश्चिम एशिया के पुराने दुश्मनों ईरान और सऊदी अरब के बीच सुलह करवाई थी। उसी वजह से यमन में सऊदी अरब और ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोही बातचीत की टेबल पर आ पाए। क्योंकि यमन के युद्ध में कूदकर सऊदी अरब अपने हाथ जला चुका है और हूथी विद्रोहियों ने उसकी ही जमीन पर अटैक करके उसका जीना हराम किया हुआ है। ऐसे में अगर यमन में दोनों की डील हो गई तो पश्चिम एशिया में चीन का रुतबा और दखल बढ़ेगा, और चीन की नजर पश्चिम एशिया के तेल पर है। अमेरिका पहले ही पश्चिम एशिया में मौजूद है। ऐसे में वहां सऊदी अरब वर्सेस ईरान और हूथी भले ही थम जाए, लेकिन उससे भी बड़ी जंग छिड़ सकती है, अमेरिका और चीन की जंग। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक युवक की हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर बवाल किया। बताया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से उस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने शव को थाने के बाहर रखकर सड़क को बंद कर दिया। मृतक के घर वालों ने पुलिस के बड़े अधिकारियों से बात करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे एसएसपी ने भड़के हुए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो लोग पुलिस से बहस करने लगे और फिर सड़क पर बैठ गए। गुस्साए लोग वहां सड़क पर देर रात तक हंगामा करते रहे। हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हो गए, लेकिन अंतिम संस्कार के समय उनका गुस्सा एक बार फिर भड़क गया, जिसके बाद आरोप है कि उन लोगों ने गांव के ही रहने वाले हत्या के आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ की और उनके खेतों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। ये गांव में अन्य जातियों के लोग भी रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का स्वागत करना बीएसपी के 2 नेताओं को भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार के दौरान मंत्री रह चुके राजकिशोर सिंह और बृजकिशोर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया, क्योंकि बस्ती और उसके आसपास के जिलों में प्रभाव रखने वाले राजकिशोर सिंह और बृजकिशोर सिंह ने अयोध्या में एकनाथ शिंदे का स्वागत किया था। इस दौरान वो साय की तरह शिंदे के साथ साथ देखे गए। दावा है कि एकनाथ शिंदे से करीबी होने की वजह से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस बीच जापान ने यूक्रेन जंग में ईरान से रूस को होने वाली हथियारों की सप्लाई रोकने की अपील की। पिछले 13 से ज्यादा महीनों से चल रही इस जंग में यूक्रेन के साथ नेटो के कई देश खड़े हैं, जबकि ईरान, चीन और उत्तर कोरिया युद्ध में पुतिन का साथ दे रहे हैं। लेकिन इनमें ईरान यूक्रेन पर कहर बरपाने के लिए रूस को एक से बढ़कर एक हथियार की सप्लाई कर रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने तो यूक्रेन के कीव समेत कई शहरों पर आसमान से मिसाइलों और बमों की बारिश कर जमकर तबाही मचाई थी। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान के इस आत्मघाती ड्रोन से पुतिन की सेना ने कई इलाकों से ज़ेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ दिया था। इसके अलावा ईरान रूस को कई घातक मिसाइलें भी भेज चुका है। मतलब इस जंग में ईरान पूरी तरह से पुतिन के साथ खड़ा है। इसीलिए पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान रूस को हथियारों की सप्लाई न करे, इसके लिए अमेरिका ने जापान को आगे किया है।
ताकि किसी भी तरह जंग में ईरान से रूस को मिलने वाली हथियारों की मदद रोकी जा सके। इसी कड़ी में 2 दिन पहले यानी 8 अप्रैल को ईरान और जापान के बीच तेहरान में एक बैठक हुई और करीब 3 साल बाद हुई इस बैठक में जापान ने ईरान से रूस को हथियारों की सप्लाई रोकने की अपील की। ईरान की राजधानी तेहरान में हुई इस बैठक में जापान के उप विदेश मंत्री शिगेओ यामादा और ईरान के उप विदेश मंत्री अली बगेरी ने हिस्सा लिया। दोनों नेताओं के बीच करीब 4 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन जंग के साथ साथ सऊदी अरब और चीन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। लेकिन जापान के मीडिया का दावा है कि बैठक में अहम मुद्दा यूक्रेन जंग ही रहा, जिसमें जापान ने ईरान से साफ कह दिया कि वो रूस को हथियारों की सप्लाई रोक दे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड का बीजेपी ने भव्य बनाने का फैसला किया। इस महीने की 30 तारीख को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे हो जाएंगे, जिसे भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने उसका प्रसारण दुनिया भर में करने का फैसला किया। इसके अलावा देश में 1 लाख से ज्यादा जगह पर लाइव सुनाने के इंतजाम भी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में देश भर के उन लोगों को भी जोड़ने का प्लान है जिनका जिक्र वो अपने कार्यक्रम में कर चुके हैं। उधर सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के मुद्दे पर धरना देने की तैयारी कर ली, लेकिन पेच यह है कि पायलट इस मामले में अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़ा करने के मूड में। सूत्र बता रहे हैं कि पायलट इस धरने के जरिए एक बार फिर आला कमान को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। यही नहीं, खबर है कि वो एक आखिरी बार राहुल या प्रियंका गांधी से बात करना चाहते हैं। यानी राजस्थान में चुनाव से पहले पुरानी वसुंधरा राजे सरकार और मौजूदा गहलोत सरकार दोनों को लपेटे में लेना चाहते हैं, या यूं कहें कि वसुंधरा की आड़ में पायलट का निशाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, क्योंकि सचिन पायलट वसुंधरा राजे की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए धरने पर बैठने वाले हैं। सवाल पूछने का गुनाह कर दिया, इसमें कोई गुनाह नहीं। लेकिन सूत्रों के माने तो पर्दे के पीछे की कहानी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के इर्द गिर्द ही घूम रही है, क्योंकि कांग्रेस आला कमान मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बदलने के मूड में नहीं दिख रही। उस पे जो एआईसीसी की तरफ से वक्तव्य आना था वो कल आ चुका है। मतलब इस बार पायलट फुल एंड फाइनल के मूड में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़ाने निकल पड़े हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद के राहुल गांधी पर हमले ने बीजेपी को मौका दे दिया। बीजेपी ने विदेश यात्राओं के लिए राहुल गांधी पर तीखे हमले किए और रविशंकर प्रसाद ने पूछ लिया कि विदेशों में जाकर राहुल गांधी किससे मिलते हैं। राहुल गांधी किससे मिलते हैं? ये अनडिजायरेबल बिजनेसमैन कौन है? ऐसा तब हुआ जब गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेश दौरों पर राहुल गांधी अवांछनीय व्यवसायियों से मिलते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी पर भारत विरोधी व्यवसायियों से नजदीकियां रखने का आरोप भी उन्होंने लगाया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि शी जिनपिंग ने रूस का दौरा पुतिन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया, क्योंकि चीन रूस की तकनीक को अपना बताकर उसके हथियारों के बाजार पर कब्जा करना चाहता है। शी जिनपिंग कुछ हफ्ते पहले ही रूस गए थे, जिसके बाद शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें दुनिया में छाई रही। दोनों नेताओं की दोस्ती की खूब चर्चा भी हुई, लेकिन रूस को चीन से जो चाहिए था वो उसे नहीं मिला, क्योंकि पुतिन को उम्मीद थी कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को दरकिनार कर चीन कुछ बड़ा ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि पुतिन ये कहते नहीं थके कि उनकी और शी जिनपिंग की दोस्ती सीमा से परे है। पश्चिमी मीडिया ने इसी बात का मजाक उड़ाया और दावा किया कि चीन और रूस की दोस्ती वैसे है जैसे गरजने वाले बादल, जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। यही नहीं, ये तक कहा गया कि चीन रूस को धोखा देकर उसके हथियारों का बाजार हथियाना चाहता है, क्योंकि चीन तकनीक की चोरी करने में माहिर रहा है, जिसके बारे में खुद रूस की कंपनियों ने शिकायत की। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूस की कंपनियों ने खुद इस बारे में पुतिन से शिकायत की, लेकिन चीन और रूस की दोस्ती बनी रही, क्योंकि फिलहाल रूस अकेला है और पुतिन सब जानते हुए खून का घूंट पीने को मजबूर है, क्योंकि पश्चिमी देशों के बैन ने रूस के हथियारों के बाजार का धंधा मंदा कर दिया है, जिसके बाद रूस को दुनिया के सामने चीन को अपना दोस्त कहने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि वो जानता है कि चीन उसकी तकनीक पर अपना लेबल लगाकर वाहवाही लूट रहा है और रूस से चोरी की गई तकनीक से बने हथियारों को विदेश में बेच रहा है, खासकर अफ्रीकी देशों को, जहां पहले रूस के हथियारों का बोलबाला होता था, लेकिन चीन ने चोरी की तकनीक से बने सस्ते हथियार वहां बेचने शुरू कर दिए और रूस के बने बनाए बाजार पर कब्जा करना शुरू कर दिया। या यूं कहें कि जिन शी जिनपिंग को पुतिन अपना सच्चा दोस्त बता रहे हैं, वो उन्हीं की जेब काट रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के अकोला जिले में बड़ा हादसा हो गया। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण एक मंदिर के टिन शेड पर नीम का एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसमें दबकर 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि बारिश से बचने के लिए सभी लोग टिन शेड के नीचे खड़े थे, तभी बगल में खड़ा नीम का पेड़ गिर गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी और घायलों के अच्छे इलाज का भरोसा दिया।
उधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर अतीक अहमद ने जेल से ही उमेश पाल की हत्या का आदेश दिया था। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि अतीक के कहने पर ही 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की गई थी और इस मामले में अतीक अहमद भी आरोपी है, जो उमेश पाल अपहरण मामले में गुजरात की साबरमती जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक ने इसी जेल से अपने बेटे असद को इस हत्याकांड से पहले फोन किया था। उस दौरान असद बिरयानी खा रहा था, जिस पर अतीक का गुस्सा भड़क गया और उसने उसे उमेश पाल को ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया। हालांकि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अतीक के कहने पर उन्होंने बाद में असद को ये जिम्मेदारी सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक अतीक के घर वालों ने पहले पैसे देकर उमेश पाल का मुंह बंद रखने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनकी हत्या की प्लानिंग की गई। इस वारदात के बाद से ही असद फरार है। यूपी पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। इस बीच उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीएसपी ने गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं देने का ऐलान कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन पर साजिश रचने का आरोप है और वो पिछले कई दिनों से फरार है। पहले अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से बीएसपी की तरफ से मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद बीएसपी ने अतीक की पत्नी को टिकट नहीं देने का ऐलान कर दिया। हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। मायावती ने यह भी कहा कि शाइस्ता के गिरफ्तार होने के बाद उनके पार्टी में रहने पर फैसला होगा। वहीं उमेश पाल के घर वालों ने ये उम्मीद जताई कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनके साथ न्याय जरूर होगा। कातिलों का पूरी तरह से वो फैसला करेंगे और वो सजा दिला के रहेंगे। बीएसपी विधायक राजू पाल हत्या मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह थे, जिनकी 24 फरवरी को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि उमेश पाल हत्याकांड में बहुजन समाज पार्टी के कई नेता भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद के घर से बरामद हुए एक रजिस्टर में बीएसपी नेताओं के साथ हुए पैसों के लेन देन का जिक्र है और ये दावा भी है कि पैसों का ये लेन देन उमेश पाल की हत्या से करीब 3 महीने पहले हुआ था। पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी में शामिल करने से पहले पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को करीब 15 लाख रुपए दिए गए थे। इसी मामले में पुलिस बीएसपी के उन नेताओं से पूछताछ कर सकती है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान अब समुद्र में एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी में है। गुजरात से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा के पास एक बड़ी साजिश के संकेत मिले। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि पाकिस्तान समुद्र की गहराई में ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है ताकि वो बॉर्डर पर निगरानी को मजबूत कर सके, लेकिन ये ऑप्टिकल फाइबर किसी बड़ी साजिश का संकेत मानी जा रही है। गुजरात से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा पर सर क्रीक पर सीमा का विवाद है। ये इलाका 96 किलोमीटर लंबा है, जहां पाकिस्तान अक्सर गड़बड़ी की कोशिश करता है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ मछुआरों के जरिए नशे की खेप भारत भिजवाने की साजिशें भी होती रही हैं, लेकिन इसी विवादित इलाके तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर पाकिस्तान की कोशिश कुछ बड़ा करने की हो सकती है। इसीलिए भारत की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। इस इलाके में पिछले कुछ सालों में भारतीय फौज ने तैनाती बढ़ाई है, जिससे पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। इधर दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया के एक विमान के अंदर मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई और उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया, क्योंकि आरोप है कि विमान के दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही उस यात्री ने विमान में मौजूद 2 कर्मचारियों से बदतमीजी की और उनके साथ मारपीट की। बाद में हालात बेकाबू होने पर पायलट को विमान वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। उधर ईरान और रूस की दोस्ती और मजबूत होने की खबर है। रूस और ईरान के अधिकारियों की मुलाकात में कुछ बड़े फैसले हुए। खबर है कि दोनों देशों के रिश्ते केवल हथियारों के सौदों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अब ये दोनों देश तेल और गैस के कारोबार में भी हाथ मिलाएंगे, जिससे ईरान और रूस दोनों का फायदा होगा। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण ईरान और रूस दोनों के लिए ही तेल और गैस के कारोबार में कई चुनौतियां हैं, लेकिन दोनों देश मिलकर इन चुनौतियों से निपटने की योजना बना रहे हैं। यूक्रेन में छिड़ी जंग में ईरान लंबे वक्त से रूस की फौज को ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। दोनों की नजदीकियां इस डील की वजह से और बढ़ने वाली हैं। ईरान और रूस की नजदीकियां अमेरिका के लिए टेंशन बन सकती हैं। अहम बात यह भी है कि दोनों के बीच जो भी सौदे होंगे वो डॉलर में नहीं होंगे। खबर है कि तेल के अलावा पेट्रोकेमिकल्स और स्टील के उद्योग में भी ईरान और रूस मिलकर काम करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के विधायक राजा भैया की तलाक की अर्जी पर सुनवाई टल गई। मामले की सुनवाई अब 23 मई को होगी। इस मामले में राजा भैया ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी भानवी सिंह पर घरेलू कलह का आरोप लगाया और दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी, जिसके बाद भानवी सिंह ने राजा भैया के आरोप का जवाब देने के लिए समय मांगा था, लेकिन जज के छुट्टी पर होने की वजह से राजा भैया की तलाक की अर्जी पर सुनवाई 23 मई तक टल गई।
यूपी के प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक रघुनाथ प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी सिंह की शादी 1995 में हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हैं, लेकिन पिछले कुछ साल से दोनों के रिश्तों में खटास की खबर आने लगी, जिसे तब और हवा मिल गई जब भानवी सिंह ने राजा भैया के करीबी माने जाने वाले एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज करा दिया। अटकलें लगी कि इसी बात ने राजा भैया और भानवी सिंह की 28 साल पुरानी शादी को दांव पर लगा दिया और मामला कोर्ट पहुंच गया। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने हाथी के दांत की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया और उनके पास से हाथी का एक दांत भी बरामद किया, जिसे वो 35 लाख रुपए में बेचने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादों में कामयाब हो पाते, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। पुलिस को जांच में पता चला कि इस गिरोह का मुखिया 1 दशक पहले मारे गए चंदन तस्कर वीरप्पन के परिवार के संपर्क में था। उधर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया से बातचीत तक बंद कर दी, जिसने दक्षिण कोरिया के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। शुक्रवार को वहां की सरकार के अधिकारियों ने बताया कि हॉटलाइन की मदद से की जाने वाली कॉल का जवाब उत्तर कोरिया की तरफ से नहीं मिला, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दिन में 2 बार किया जाता है, एक बार सुबह 9 बजे फिर शाम 5 बजे, और नियमों के मुताबिक दोनों तरफ से कॉल का जवाब देना होता है। लेकिन उत्तर कोरिया की चुप्पी से दक्षिण कोरिया की सरकार की सांसें फूल रही हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ उसके सैन्य अभ्यास से किम जोंग उन बेहद नाराज है। सैन्य अभ्यास के दौरान उत्तर कोरिया की सेना ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका और दक्षिण कोरिया को खुली चेतावनी भी दी थी। इधर 2 दिनों के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में चीन को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कर दिया कि अब भारत की जमीन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। इससे पहले चीन ने उनके दौरे पर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर कदम रखने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। उन्होंने बता दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है और किसी ने भी भारत की जमीन की तरफ नजर गड़ाई तो उसे करारा जवाब मिलेगा। सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं, जिसके लिए वो भारत और चीन की सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर मौजूद किबिथु इलाके में पहुंचे और वहीं से उन्होंने चीन को इशारों में ये सख्त संदेश दिया। और अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में ही अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी लॉन्च किया। केंद्र सरकार की इस अहम परियोजना के तहत भारत और चीन सीमा से लगे 500 गांवों को मॉडल विलेज के तौर पर विकसित किया जाएगा, ताकि दूर दराज के इन गांवों की तस्वीर बदली जा सके। वहां शहरों जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जा सके। बताया गया कि इस योजना के तहत जिन 500 गांवों को आधुनिक बनाया जाएगा, उनमें लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के 50 गांवों पर काम शुरू हो चुका है। इस योजना में लद्दाख के 155 गांव, हिमाचल प्रदेश के करीब 80 गांव, उत्तराखंड के 115, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बसे 100 गांव और सिक्किम के 50 गांवों को मॉडल विलेज की तरह विकसित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार की ये योजना भी चीन को जवाब देने के लिए ही तैयार की गई है, ताकि अरुणाचल प्रदेश समेत LAC पर उसकी किसी भी हरकत को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक व्यापारी ने आमों को EMI पर बेचने की शुरुआत कर दी। उन्होंने अल्फोंसो आमों की बिक्री बढ़ाने के लिए यह फैसला किया, क्योंकि अल्फांसो को आम की सबसे अच्छी किस्म माना जाता है और बाजार में 1 दर्जन अल्फांसो आमों के लिए करीब 1300 रुपए चुकाने पड़ते हैं। महंगे होने की वजह से इनकी बिक्री में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसीलिए गौरव सानस नाम के इस व्यापारी ने इन्हें EMI के जरिए हर महीने आसान किस्तों पर उपलब्ध करने का फैसला किया। यानी इन आमों की खरीद भी ठीक वैसे ही की जा सकती है जैसे टीवी, कार या मोबाइल फोन को क्रेडिट कार्ड के जरिए EMI पर खरीदा जाता है। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि ग्राहक को कम से कम 5000 रुपयों के आम खरीदने होंगे। इस बीच वाराणसी में G20 सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान अब अपनी भाषा में वहां के मंदिरों का इतिहास जान पाएंगे। इसके लिए वहां के मंदिरों के बाहर एक खास QR कोड लगाया गया, जिसे मोबाइल से स्कैन कर उस मंदिर के इतिहास की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इन खास तरह के QR कोड में मंदिरों की जानकारी हर भाषा में मौजूद है, ताकि G20 के मेहमान या कोई दूसरा पर्यटक इनका इतिहास आसानी से अपनी भाषा में समझ सके। जिस पर वक्त फिदा होगा वो अंदाज जुदा होगा। सौबात की एक बात कही ज्योत्सना ने, तन्हाई में सोच वतन का कैसे फर्ज अदा होगा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।